हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 27वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 26 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। इससे पहले की जो क्लास थी, उस क्लास में हमने सापेक्षिक और आपेक्षिक घनत्व को डिटेल में समझा था और उससे संबंधित 5 हमने फॉर्मूले आपको लिखाए थे। और उन 5 फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, एक एक न्यूमेरिकल हमने किया था। और अगर आपको वो क्लास देखनी है तो वो आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सर जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या है, आखिरकार ये जड़त्व क्या चीज है। देखो, इसको अगर हम समझ लेंगे तो आगे न्यूटन के नियम आएंगे, न्यूटन के गति के नियम। तो हम उन नियमों को, जो पहला नियम होता है, उसको डिटेल में हम समझ सकते हैं अगर हम जड़त्व जानते हैं। तो हम पहले यहाँ पर जड़त्व समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि सर हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है और इस 4 यूनिट में हम पदार्थों के भौतिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले तमाम गुण चर्चा कर चुके हैं और आज की क्लास में हम जड़त्व की चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सर जड़त्व होता क्या है। देखो, अगर नॉर्मली देखोगे, हमारे पास एक 2 किलोग्राम का पत्थर है और एक हमारे पास 10 किलोग्राम का पत्थर है और एक हमारे पास 20 किलोग्राम का पत्थर है। अगर हम 2 किलोग्राम वाले पत्थर को उठाएंगे तो हम उसको आराम से उठा सकते हैं। लेकिन वो 2 किलोग्राम वाला अपना उठाने का विरोध तो करेगा, लेकिन भाई उसमें द्रव्यमान कम है, तो इसका मतलब वो इतना विरोध कर नहीं पाएगा। हमारी ताकत उसके विरोध के सामने ज्यादा होगी तो हम आराम से उसको उठा सकते हैं। लेकिन जब हम 2 किलोग्राम को छोड़कर इससे भारी वाला, चलो 10 किलोग्राम का पत्थर उठाएं, तो सर 2 किलोग्राम पर हम जितना भी बल लगा रहे थे, सर उससे ज्यादा अब हमें बल लगाना पड़ेगा 10 किलोग्राम वाले पर। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सर उसका वजन ज्यादा है, तो हम वो अपने उठाने का विरोध करेगा और अपने द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण ज्यादा विरोध करेगा, तो हमें वहां पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर वहीं पर हम 20 किलोग्राम वाले को उठाएं तो सर वो और भी भारी है, वो और भारी है, तो इसका मतलब वो और ज्यादा विरोध करेगा। तो अगर कोई वस्तु है अपनी स्थिति में, अपनी कोई प्रारंभिक स्थिति में है, उस स्थिति को अगर हम परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो वह वस्तु उसका विरोध करेगी। तो ये जो विरोध करती है, वस्तु के अंदर ये गुण होता है कि अगर उसकी प्रारंभिक स्थिति में अगर कोई परिवर्तन करना चाहेगा तो वो उस परिवर्तन का विरोध करेगी। इस विरोधी गुण को ही उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद यहाँ चित्रों के माध्यम से हम डिटेल में उसको समझेंगे। तो आप हमारे साथ लिखते जाइए, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि सर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तब उस गुण को ही जड़त्व कहते हैं। हमने कहा कि अगर जड़त्व है क्या चीज, तो जड़ तो हमें समझ में आया कि सिर्फ जड़ तो क्या है कि किसी वस्तु के अंदर एक गुण है, जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। हम अगर उस पत्थर को उठाने का, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, वो पत्थर वाला एग्जांपल देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के अपने उत्तर लगा के रखो। अभी हम इसकी परिभाषा समझ लेंगे, उसके बाद हम इन सवालों का जवाब देंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को पहले पढ़ के आप अपना जवाब लिख लेना, ठीक है भाई। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से कि आखिरकार सर जड़त्व क्या है। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। ये हमारे पास एक पत्थर है, ये है 2 किलोग्राम का। इससे भारी एक ये पत्थर है, ये एक इससे भारी पत्थर है, ये 10 किलोग्राम का पत्थर है, और इससे भी भारी एक यहाँ पर है, ये 20 किलोग्राम का पत्थर है। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति इन पत्थर को उठाने का प्रयास करेगा, इन पत्थरों को उठाने का ये प्रयास करेगा, तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इस 2 किलोग्राम के पत्थर को उठाएगा तो आराम से ये उठा सकता है, क्योंकि 2 किलोग्राम वजन इस 10 किलोग्राम की अपेक्षा कम है और इस 20 किलोग्राम की अपेक्षा भी कम है।
तो ये वाला जो पत्थर होगा ये अपने उठाने का विरोध तो करेगा, लेकिन कितना कर पाएगा सर, इसका जो द्रव्यमान है उस हिसाब से कर पाएगा। कम द्रव्यमान है तो विरोध भी कम कर पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति की ताकत ज्यादा है तो इस 2 किलोग्राम को आराम से उठा लेगा, लेकिन जब इस 10 किलोग्राम वाले पिंड को उठाने के लिए आएगा तो सर यहाँ जितना भी इस व्यक्ति ने बल लगाया था उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सर इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो द्रव्यमान ज्यादा है तो ये अपने उठाने का इसकी अपेक्षा ज्यादा विरोध करेगा। वो कहेगा भैया हमको मत उठाओ, हमारे अंदर द्रव्यमान ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही है, तो हम इससे तो ज्यादा ही विरोध करेंगे। तो इसका मतलब ये ज्यादा विरोध करेगा, अपने उठाने का ज्यादा विरोध करेगा, तो हमें यहाँ पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर ये व्यक्ति इसको उठाने का प्रयास करेगा तो और ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो हम यहाँ समझे कि इन द्रव्यमानों के कारण, वस्तु के अंदर ये द्रव्यमान है तो इन द्रव्यमानों के कारण इसके अंदर एक गुण है कि अगर हम इसकी स्थिति को बदलने का प्रयास करेंगे, मतलब हम अगर उठा रहे हैं तो उसकी स्थिति बदल रहे हैं। अभी पृथ्वी की सतह पर हम किसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो स्थिति बदली जा रही है। तो उस स्थिति को बदलेंगे तो उस स्थिति के बदलने के कारण ये वस्तु उसका विरोध करेगी, और उस विरोधी गुण को ये वस्तु के अंदर ही होता है, और इस विरोधी गुण को जड़त्व कहते हैं। यही चीज जड़त्व है। तो अब हम यहाँ से देखो, ये हमारे पास है तो मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह से हम चलेंगे तो द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। द्रव्यमान m बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। और जैसे जैसे द्रव्यमान इनका बढ़ रहा था वैसे वैसे सर हम भी तो इसके ऊपर ज्यादा बल लगाकर उठा रहे थे इसको। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर जो हम बल लगा रहे हैं वो ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ये अपना विरोध बढ़ा रहे हैं, ये उठाने का विरोध ज्यादा कर रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे स्थिति परिवर्तन का विरोध बढ़ रहा है। अगर हम बात करें सर इधर से इधर चलने पर, ये वाली स्थिति में यहाँ से यहाँ चलने पर सर स्थिति परिवर्तन का विरोध बढ़ रहा है। इनकी जो स्थिति परिवर्तन हो रही थी वो विरोध भी बढ़ रहा है। और सर इस विरोध को ही तो हम जड़त्व कह रहे थे। तो ये जो विरोध है ये जड़त्व है। तो इसका मतलब जैसे जैसे वजन बढ़ता है, जैसे जैसे इसका मास बढ़ता है तो विरोध भी बढ़ता है। इसका मतलब सर हम समझे कि ये जड़त्व है। हम कहेंगे यहाँ पर एक जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। द्रव्यमान, इस बात को हम लिख लेंगे कहीं पर कि सर ये जो जड़त्व है उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसका मतलब वस्तु सर जितनी ज्यादा भारी होगी सर उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हम सीधा सीधा याद रखेंगे सर, जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये इस तरह से द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। अब हम आपसे अब यहाँ से एक सवाल पूछते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि सर जड़त्व द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इस सवाल का जवाब देंगे। देखो ये जो सवाल है ऊपर लिखा है ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और यहाँ पर लिखा है इकाई के रूप में। सवाल ये दो लिखे हैं, इन दोनों सवालों का ऑप्शन यही है। इन दोनों सवालों का जो उत्तर निकलेगा वो एक ही कोई आंसर आएगा। तो बताइए आप क्या है। सवाल पहले पढ़ते हैं कि जड़त्व का मापन डैश द्वारा किया जाता है। जड़त्व का जो मापन है वो किससे करते हैं? अगला है जड़त्व के मापन की सर इकाई क्या है। इसका मतलब जड़त्व का अगर हमें मापन करना है तो जड़त्व की तुलना किससे हम करके जड़त्व को निकाल लेते हैं। तो सर जड़त्व की तुलना इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि सर ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान से हम कंपैरिजन करके जड़त्व निकालते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अधिक जड़त्व रखती होगी। तो कुल मिलाकर सर इस सवाल का जवाब घनत्व तो नहीं हो सकता, तापमान नहीं हो सकता, इस सवाल का जवाब है द्रव्यमान। इसका मतलब अगर जड़त्व का मापन करना है तो द्रव्यमान से होता है। ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न, देखो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में किस स्थिति में जड़त्व का मान अधिकतम है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से वो कौन सी स्थिति है जिसमें जड़त्व का मान मैक्सिमम है। तो हम कहेंगे सर एक ही आकार की रबर की बॉल या फिर लोहे की बॉल के मध्य जड़त्व ज्यादा होगा, या स्कूटर और बस के मध्य जड़त्व ज्यादा होगा, या फिर 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के मध्य में जड़त्व ज्यादा होगा, या फिर रेलगाड़ी और जहाज के बीच में जड़त्व ज्यादा होगा। यहाँ पर आप बताइए। तो हम अभी समझ चुके हैं कि सर जो जड़त्व होता है वह जड़त्व किस पर डिपेंड करता है। जड़त्व करता है डिपेंड द्रव्यमान पर। तो हम इन 4 ऑप्शन में देखेंगे कि सर भारी चीजें कौन है। जो जितना ज्यादा भारी है उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा।
तो सर कहाँ पर है सबसे ज्यादा भारी? तो हम जानते हैं सर रेलगाड़ी बहुत भारी होती है। तो रेलगाड़ी और जहाज, जहाज भी अपने आप में बहुत भारी होता है। जहाज लिखने का मतलब तुम अगर एरोप्लेन समझ लो या फिर यहाँ पर पानी का जहाज भी समझ लो, तो दोनों ही भारी होते हैं। रेलगाड़ी अपने आप में भारी है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान आपको कहाँ दिख रहा है? ये डी ऑप्शन में। तो इस सवाल का जवाब है डी ऑप्शन। अब यहाँ से एक बात और हम नोट पॉइंट में याद रखेंगे, एक बात हम यहाँ नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि ये जो जड़त्व है, जड़त्व को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? वह कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जड़त्व की जानकारी दी? तो हम कहेंगे सर सर्वप्रथम जड़त्व जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। तो हम याद रखेंगे कि सर जड़त्व का जो नियम है वो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीनी। तो इन्होंने जड़त्व के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। अगर आपसे कभी भविष्य में पूछ ले कि जड़त्व की सबसे पहले जानकारी किसने दी या जड़त्व का नियम किसने दिया, तो हम कहेंगे सर गैलीलियो गैलीनी ने दिया था। तो ये हम याद रख सकते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं सर जड़त्व के प्रकार। 3 प्रकार का होता है, हम उसको पढ़ते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम जड़त्व के प्रकार समझ लेते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर जड़त्व को 3 प्रकार में हमने डिवाइड किया है। ये जो दिशा का जड़त्व आपको दिख रहा है, ये गति के जड़त्व का ही एक टाइप है, लेकिन मैंने इसको अलग से रख दिया है। तो हम यहाँ पर अभी 3 प्रकार के जड़त्व की चर्चा करने वाले हैं। सर सबसे पहला है विराम का जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला है सर गति का जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगला है हमारा तीसरा दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 प्रकार के हम जड़त्व समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं सर विराम का जड़त्व। देखो अभी हमने जो पत्थर वाला एग्जाम्पल लिया था वो एक विराम के जड़त्व का ही उदाहरण था। इसका मतलब सर हम चलो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो हमारे साथ आप परिभाषा लिखते रहना। हम लिखेंगे किसी वस्तु की विराम अवस्था में उसके द्रव्यमान के कारण निहित जड़त्व को ही विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। ये हमें समझ में आया। सर विराम का जड़त्व क्या है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसके द्रव्यमान के कारण जो उसके अंदर जड़त्व होगा सर उसको हम विराम का जड़त्व कहेंगे। तो सर गति का अभी एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अभी। तो हम पहले परिभाषा इन तीनों की लिख लेते हैं। सर गति का जड़त्व क्या है? अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तब उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एक जड़त्व होगा, उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। तो हम इस परिभाषा को पहले लिखते हैं। देखो इसको चित्र के माध्यम से अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन पहले हम इन तीनों की परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें निहित जड़त्व को ही गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में उसके द्रव्यमान के कारण जो उसके अंदर जड़त्व होता है उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अभी हम मानते हैं कि आपको मात्र 10% समझ में आई होगी कि ये क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, 90% इसको 90% समझ में कब आएगा? जब मैं यहाँ पर अभी डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। तो पहले हम इन तीनों की परिभाषा लिख लेते हैं। सर दिशा का जड़त्व क्या है? तो हम कहेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु एक
एक निश्चित निश्चित दिशा में गतिमान है तो वह अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। इसी गुण को वस्तु का दिशा का जड़त्व कहते हैं। वस्तु के अंदर दिशा का जड़त्व कहलाता है। हमने ये परिभाषाएं लिखनी है। अब हम समझते हैं सर ये क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि विराम का जड़त्व क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, खड़ी है, तो उसके द्रव्यमान के कारण एक जड़त्व होगा जिस जड़त्व को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। डिपेंड करता है कि सर वस्तु कितनी भारी है, जितनी ज़्यादा भारी होगी सर उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। गति का जड़त्व क्या है? देखो गति का जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। अगर हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे ऊपर एक बल लगाएगी, तो उसी बल मतलब उस विरोध को जो हम, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है और हमने आगे कुछ वस्तु लगा दी है यार, तो ये अपनी गति में ही रहना चाहेगी और ये इसको रोकने का प्रयास कर रही है, तो ये गति में रहना चाहेगी। इसी के कारण इस पर कुछ ना कुछ बल लगाकर इसको तोड़ देगी या इसको गिरा देगी, कुल मिलाकर इस पर क्षति पहुंचाएगी। तो हम कहेंगे कि सर ये ऐसा होता क्यों है? सर गति के जड़त्व के कारण होता है। यहाँ से एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए, विराम का जड़त्व ज़्यादा होता है कि सर गति का जड़त्व ज़्यादा होता है? तो हम हमेशा याद रखेंगे सर गति का जड़त्व हमेशा विराम के जड़त्व से ज़्यादा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक धातु की बहुत बड़ी चादर है। ये मान लीजिए एक लोहे की चादर है, बहुत भारी है। मान लो कि ये है 100 किलोग्राम, 100 केजी, 100 केजी नहीं, इसको हम 1000 केजी की मानते हैं। हमने कहा कि सर 1000 किलोग्राम की एक धातु की चादर है। अब इस चादर को हमें कहीं रखना है ऊपर, तो हमने कहा कि सर हमारे पास 10 आदमी हैं, 10 लोग हैं। हमने कहा कि 10 तो कम पड़ेंगे, ऐसा करो 20 आदमी लगा दो। तो हमने यहाँ पर 20 आदमी लगा दिए। ये अभी स्थिर है, ये रखी है, ये स्थिर है, अभी ये पे स्थिर है। हमने क्या किया कि इसके आगे, इसके नीचे यहाँ पर 20 आदमी लगा दिए। यहाँ पर 20 लोग हमने यहाँ पर लगा। देखो यहाँ दिखाना मुश्किल हो जाएगा 20 लोगों को, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़े से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये 3 है और पीछे भी हैं, बहुत सारे पीछे लोग हैं, तो कुल मिलाकर 20 लोग हमने लगाए कि आप इसको उठाओ। तो 20 लोगों ने अभी रखी थी, तो ये 1000 किलोग्राम की है, तो विरोध तो करेगी, इसी के कारण ये 20 लोग ताकत लगाएंगे। तो ताकत लगाकर ये 20 ने लगभग उठा लिया उसको। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम की है और 20 आदमी लग रहे हैं, तो 20 आदमी पर 1000 किलोग्राम अगर बांटेंगे बराबर बराबर भागों में, तो कितना होगा? लगभग 50 किलोग्राम के करीब पड़ेगा, 50। तो इतना वो आदमी उठा लेंगे। मान लो बड़े बड़े आदमी हैं, उठा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये 1000 किलोग्राम की थी, आराम से इसको उठा लिया उन्होंने। तो अब इन्होंने उठा लिया। अब ये बोले कि बताओ ये इसको कहाँ रखना है? तो हमने कहा कि सर यहाँ रखना है। तो लेके गए और वहाँ पर रखवा दिया। इसका मतलब ये था कि ये 1000 किलोग्राम की जब वस्तु थी, जब रखी थी, तो इसमें एक जड़त्व था, विराम का जड़त्व, ये जो अपने उठाने का विरोध कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आदमी 20 थे, मान लो 20 भी कम पड़ गए तो 25 बुला लिए, आदमी ज़्यादा हो गए। तो आदमी ज़्यादा होने के कारण इसका विरोध कम पड़ गया, इसका विरोध फीका पड़ गया और आदमियों की जो ताकत है वो ज़्यादा हो गई। इसके कारण इन्होंने उठा लिया और जहाँ पर भी रखना था रख दिया। अब हम अगर एग्जाम्पल बताएं आपको कि सर ये 1000 किलोग्राम की ही चादर है, अगर हमने क्या किया, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ये जो चादर है ये तो सर 1000 किलोग्राम की ही है, 1000 केजी की ही है। लेकिन अब हमने क्या किया है, इस चादर को हमने 2 मंजिल ऊपर से गिराना है। हमने कहा कि आप 25 लोग लगे थे, 25 या 20 जो भी लगे थे, आप ऐसा करना कि यहाँ खड़े रहना। हम इस चादर को ले जा रहे हैं 2 मंजिल ऊपर, वहां से हम इसको छोड़ेंगे मशीन से, और आप 10-25 जो भी 25 लोग हो, आप खड़े हो जाओ, ऐसे करके खड़े हो जाओ। आप इसको ऐसे ही रोक लेना, तो अगर मान लीजिए ये 1000 किलोग्राम की चादर को 2 मंजिल ऊपर ले गए और उन लोगों को हमने नीचे खड़ा कर लिया और हमने ऊपर से छोड़ा, तो क्या लगता है वो रोक लेंगे आराम से?
रोक नहीं पाएंगे। 1000 किलोग्राम की ये चादर है, इसमें बहुत ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा। होता क्या है कि सर द्रव्यमान तो हमने कांस्टेंट रखा है इसका, लेकिन हमने 2 मंजिल ऊपर इस पर ले गए, तो 2 मंजिल ऊपर ले जाने पर हमने इसमें कर क्या दिया, क्या इसको एक्स्ट्रा चीज दे दी? तो सर इसको एक्स्ट्रा दे दिया हमने गति। द्रव्यमान तो सर यहाँ पर भी 1000 था, यहाँ पर भी 1000 था, अब हमने क्या दे दी, इसको 1000 किलोग्राम को गति प्रदान कर दी। तो क्या इसको गति जैसे ही दे दी तो इसका जो जड़त्व है वो जड़त्व और बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर से गिराएंगे तो इस बात की गारंटी है, वो कितने 20 लगा लो आदमी, 25 लगा लो, 25 के 25 आदमियों को ध्वस्त कर देगी ये। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि सर अगर इस चादर को ऊपर से गिराएंगे तो ये इसका जो जड़त्व है वो बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जो व्यक्ति होंगे ऐसे दब जाएंगे इसके अंदर। मान लीजिए ये व्यक्ति ये व्यक्ति पड़े हैं, तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति जो होंगे वो यहाँ गिर जाएंगे, उनसे ये उठाई नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सर द्रव्यमान तो 1000 यहाँ पर भी था और 1000 यहाँ पर भी था, यहाँ लोगों ने उठा लिया लेकिन यहाँ पर खुद लोग ध्वस्त हो गए। तो कुल मिलाकर ये समझा कि सर द्रव्यमान तो बराबर है, लेकिन इसको हमने क्या दिया, इसको हमने दे दी गति, और गति देने के साथ ही इसका जड़त्व बहुत बढ़ गया होगा। इसका मतलब गति का जो जड़त्व होता है वो हमेशा विराम के जड़त्व से ज्यादा होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो हम चित्र नहीं बनाते, ऐसे ही एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए आगे से एक व्यक्ति है, साइकिल चला के ला रहा है साइकिल, और वो साइकिल ला रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आपको खड़ा कर दिया कि आपको रोकना है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई साइकिल चलाते हुए ला रहा है तो हम शायद रोक लें उसको। मान लीजिए हमारे हाथ में कुछ ग्लिप्स वगैरह पहना दिए, हमने उसको हैंडल पर रोक लिया। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि सर सामने से साइकिल छोड़ो, अब आ रही है कार, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी आएगी, एक ट्रक आएगा, उसको रोकना है मान लो। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ट्रक आएगा, रोक लोगे आप? कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत ही मुश्किल है कि रोक पाए, वो खुद बहुत भारी है। तो सर हुआ क्या कि सर हमने क्या किया कि एक साइकिल थी और एक था ट्रक, द्रव्यमान उसका ज़्यादा है, चाल हमने उसकी भी 20 रखी, उसकी भी 20 रखी, लेकिन कहाँ पर जड़त्व ज़्यादा हो गया? जड़त्व ज़्यादा हो गया सर ट्रक वाले में आराम से ज़्यादा जड़त्व हो गया। एक और एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ से, कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार मानते हैं, कार एक छोटी सी कार है, वो खड़ी है अभी, और आपसे कहा कि ऐसा करो इसको रोक के रखो। तो अगर खड़ी है तो उसमें कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व है। तो हमने उसको लगा लिया अपना ताकत, अब उस गाड़ी को स्टार्ट किया, उसने स्पीड बढ़ाई, 10 स्पीड की, 15 की, 20 कर दी, 25 कर दी, तब तक रोक लिया। मान लीजिए आदमी ताकतवर है तो रोक लिया, 25 की स्पीड तक उसने रोक के रखा, क्योंकि खड़ी थी ना, तो उसमें विराम का जड़त्व था, तो हमने उसको रोक के रख लिया। लेकिन अब हम दूसरी स्थिति में गए कि एक काम करो, आप यहीं खड़े हो जाओ, 25 की स्पीड से हम गाड़ी चला कर लाएंगे, अब रोकना। तो संभव है? रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। तो देखो कार जो थी ना, कार तो सर उतनी ही भारी थी, जब वो खड़ी थी तो उसमें विराम का जड़त्व था तो वो कम था, तो इसलिए हमने उसको रोक लिया। 15 फिर 20 फिर 25 स्पीड कर ली, फिर भी आगे हमने बढ़ने नहीं दी गाड़ी। लेकिन अगर हम 25 छोड़ दो, 20 की स्पीड से भी गाड़ी लेकर आएंगे, तो हम अगर रोकने के लिए खड़े हो गए तो रोक नहीं पाएंगे। सर द्रव्यमान तो बराबर था, फिर अब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर द्रव्यमान बराबर था, लेकिन हमने द्रव्यमान के साथ साथ उसको गति प्रदान कर दी, और जैसे ही गति दे दी तो जड़त्व तो और बढ़ गया। इसका मतलब सर गति का जड़त्व तो हमेशा ज्यादा होता है। हम यहाँ याद रखेंगे एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है तो गति का जड़त्व तो हमेशा ज्यादा होगा विराम के जड़त्व से। हम यहाँ लिखेंगे गति का जड़त्व हमेशा विराम के जड़त्व से ज्यादा होता है यदि द्रव्यमान नियत रहे। लेकिन द्रव्यमान नियत रहना चाहिए। देखो मैंने एक साइकिल और ट्रक का एग्जांपल लिया था, वहां तो द्रव्यमान बदल गया, तो वो एक अलग एग्जांपल बन गया, वो उसको मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, द्रव्यमान कांस्टेंट रहे। तो दूसरी वाली कंडीशन मैंने कहा था, एक कार है, खड़ी है तो रोकना सरल है, लेकिन गतिमान अवस्था में आएगी तो उसको रोकना मुश्किल है। तो हम समझ में आ गए सर द्रव्यमान अगर कांस्टेंट है तो गति का जड़त्व तो हमेशा ज्यादा होगा विराम के जड़त्व से।
तो ये हमें समझ में आ गया। अब दिशा का जड़त्व क्या होता है, देखो जैसे गाड़ी चलती है, अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में कोई गाड़ी बहुत तीव्र गति से जा रही है और अचानक से उसकी दिशा बदल दी जाए, उत्तर की दिशा में जा रही थी, सामने जा रही थी, हमने डायरेक्ट उसकी तुरंत एकदम अचानक से उसकी डायरेक्शन बदल दी, तो मान लीजिए छत पर कोई व्यक्ति बैठे, 8-10 व्यक्ति बैठे हैं छत पर, गाड़ी की छत पर, और गाड़ी जा रही है एकदम सीधी, और हमने अचानक से उसकी दिशा को बदल दिया, तो छत पर जितने भी व्यक्ति बैठे होंगे वो फ्री होंगे, वो अपनी सामने वाली अवस्था में ही जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम अचानक से उसकी दिशा बदलोगे तो सामने वाली दिशा में जाकर सभी लोग जाके गिर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दिशा का जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी है, बस जो ड्राइवर होता है जब इधर मोड़ता है, जब गाड़ी को इधर मोड़ेगा तो सवारी इधर की तरफ गिरेंगी, और इधर मोड़ेगा तो सवारी इधर की तरफ गिरती हैं। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि सर बस को अगर इधर मोड़ता है तो सवारी इधर झुक जाती हैं, और अगर इधर मोड़ता है अचानक से तो इधर झुकती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? उसके पीछे भी कारण है सर दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व होता है मतलब अपनी प्रारंभिक दिशा में, जिस दिशा में वो गति कर रही थी उसी दिशा में रहने का प्रयास करेगी। अचानक से दिशा बदलोगे तो वो अपने पहले की दिशा में ही जाके गिरेगी वस्तु। तो ये है सर, ये तीनों मैंने परिभाषाएं आपको लिखा दी। अब बचे हैं केवल एग्जाम्पल, तो इनसे संबंधित एग्जाम्पल है मैं एक साथ लिखाऊंगा और आप उसमें से खुद बताना कि कौन सा है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, बताना आप विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल है कि जड़त्व गति के का है या दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको बस बताना है कि सर ये एग्जाम्पल किसका है, इस वाले का है कि इस वाले का है कि इस वाले का है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ जड़त्व के एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सर जड़त्व के क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं और आपको बताना है कि सर ये 3 प्रकार के जड़त्व थे, उनमें से ये किसका एग्जाम्पल है। पहला है पेड़ की डाली को हिलाने से फल का टूटना। अगर पेड़ की डाली को हिलाएंगे तो फल टूट के जमीन पर गिर जाएगा, इसके पीछे कौन सा कारण है? तो हम लिखेंगे सर ये है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो फल अगर पेड़ की डाली से फल अगर लटका हुआ है तो वो विराम अवस्था में है, लेकिन जब हम डाली को हिलाएंगे तो डाली तो गतिमान अवस्था में आ जाएगी, लेकिन फल विराम अवस्था में रहना चाहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से लटका है। तो फिर विरोधी बल काम करेगा, ये गतिमान अवस्था में और पेड़ जो फल है वो विराम अवस्था में और डाली गतिमान अवस्था में, तो दोनों के बीच में एक विरोधी बल काम करेगा और टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर सर विराम के जड़त्व के कारण वो टूट जाता है। अगला है कैरम का खेल। जो कैरम बोर्ड होता है उसमें स्ट्राइकर को जब हिट करते हैं, मान लीजिए कि कैरम के तमाम गोटी रखी हैं और हम अगर स्ट्राइकर को हिट करेंगे तो सर नीचे वाली जो गोटी होती है सर वही निकल के भागती है, बाकी ऊपर की गोटी जैसी की तैसी नीचे आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो सर वो भी विराम का जड़त्व है, क्योंकि हमने अगर स्ट्राइकर को हिट किया तो वो नीचे वाली जो पहले नंबर की गोटी होगी सर केवल उसी को गतिमान करेगा, ऊपर की गोटी जो थी स्वतंत्र थी, तो इसलिए वह विराम के जड़त्व में थी। तो विराम के जड़त्व के कारण वो जैसी की तैसी रखी रहती है, गिरती नहीं है। तो सर ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ये भी हम बोल सकते हैं कि सर ये भी विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। अगला है सर कंबल होता है या फिर कोई गीला कपड़ा होता है। अगर कंबल में धूल के कण हैं, उसमें धूल के कण रहते हैं, तो अगर डंडे से उसको पीटेंगे तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। उसके पीछे क्या है सर? देखो कंबल के अंदर धूल का कण है, हमने अगर डंडा मारा, वहां पर डंडा मारा है तो वहां पर कंबल का जो कण थे वे विराम अवस्था में थे, लेकिन डंडा मारने के कारण वहां का कंबल जो होगा वो गतिमान अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो अंदर स्वतंत्र रूप से धूल का कण फंसा था वो स्वतंत्र रहना चाहेगा तो वो बाहर निकल आता है। तो कुल मिलाकर सर वो भी विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। अचानक से हम कंबल को पीछे खींच लेंगे तो वो कण वहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब सर ये भी विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल ज्यादा है हमारे पास। विराम का जड़त्व है, अगर गीला कपड़ा देखा होगा, जैसे गीले कपड़ा है तेजी से झटक देंगे तो जलबूंद बाहर आ जाएंगे, सर ये भी विराम की जड़त्व का ही एग्जाम्पल होता है। ये भी सर विराम की जड़त्व का एग्जाम्पल होता है। अगली बात करते हैं सर, अगर गतिमान गाड़ी है, अगर गाड़ी चल रही है और अगर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए तो यात्री आगे की तरफ गिरेंगे, उसके पीछे क्या कारण है? तो सर यहाँ गति का जड़त्व है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु गतिमान थी, गाड़ी गतिमान थी, तो हमारे ऊपर का जो शरीर था वो गतिमान था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा तो हमारे पैर गाड़ी के सतह के संपर्क में थे, तो गाड़ी रुकने के साथ ही पैर तो अचानक से रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर का शरीर स्वतंत्र था तो वो आगे की तरफ गिरता है। वो गतिमान अवस्था में था तो गतिमान ही रहना चाहेगा। इसका मतलब सर वो गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। देखो यहीं पर एक और एग्जाम्पल होता है कि अगर वस्तु गाड़ी खड़ी है,
और अचानक से चल दे, अचानक से गाड़ी चल दे तो पीछे की तरफ यात्री गिरते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर गाड़ी खड़ी है और अचानक से चल दे तो यात्री पीछे की तरफ गिरेगा, तो उसमें क्या है सर, वो विराम का जड़त्व है, वो विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। अगला है हमारा सीट बेल्ट रोकती है। देखो सीट बेल्ट होता है, जैसे सीट बेल्ट हम लगा लेते हैं, वो किस चीज़ को रोकती है? देखो सीट बेल्ट हम लगाए इसलिए लगाते हैं ताकि गाड़ी अगर जा रही है और अचानक से अगर कोई सामने आ जाता है तो हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। हमारी जो ऊपर की बॉडी होती है वो स्वतंत्र होती है, तो हम उसको बांध लेते हैं। हम बांधते इसलिए हैं ताकि अचानक से अगर कोई सामने आ जाएगा तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक लगाना पड़ेगा तो हमारे पैर तो संपर्क में है, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर की बॉडी स्वतंत्र है, तो ब्रेक लगाने के कारण आगे की तरफ हैंडल में हमारा चेहरा लग सकता है, तो वहां पर मौत भी हो सकती है। तो इसके कारण हम सीट बेल्ट लगाते हैं। तो सीट बेल्ट आखिरकार रोकती क्या है सर? गति के जड़त्व के प्रभाव को रोक लेती है। तो हम कहेंगे क्या रोकती है? गति के जड़त्व, गति के जड़त्व के प्रभाव, गति के जड़त्व होता है उसके प्रभाव को ये रोक लेती है सीट बेल्ट। तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अगला है हमारा सर ग्लास के ऊपर कागज रखकर। जैसे अगर हम मान लो एक ग्लास है, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एक ग्लास है उसके ऊपर कागज रख लेते हैं और उसके ऊपर हम सिक्का रख लेंगे और कागज को एकदम तीव्र गति से झटका देकर खींचेंगे, तो जो सिक्का होगा वो स्वतंत्र रखा था, आराम से जाके गिलास में जाके गिरेगा। तो सर इसका पीछे क्या लॉजिक है? तो सिक्का स्वतंत्र था, स्थिर विराम अवस्था में था, लेकिन हमने गति दी केवल कागज को, तो कागज गतिमान हुआ लेकिन सिक्का स्वतंत्र था तो वो स्थिर ही रहा, विराम अवस्था में ही रहा, विराम के जड़त्व में ही रहा, तो इसलिए वो जाके गिर गया गिलास में जाके। इसका मतलब ये है सर, ये भी एग्जाम्पल विराम के जड़त्व का है, विराम के जड़त्व का ये भी एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम्स में देख रहे होंगे कि सर ये सारे के सारे जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जड़त्व के एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप इनको लगातार पढ़ो। इतने मैंने लिखा दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है भाई, तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, इतना याद रखना कि देखो अगर वीडियो में कोई, ये हमेशा याद रखा करो, अगर कोई कमी हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना मैं इसको, अगर इसमें कोई कमी हो गई है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सुधार भी देता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।